हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारे पास टॉपिक है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। मतलब फोर्स एक ऐसी चीज़ होती है जो एक ऑब्जेक्ट्स की शेप को क्या करती है, चेंज करती है, या किसी बॉडी को एक्सेलरेट करती है या किसी बॉडी को रिटार्डेशन प्रोड्यूस करती है। मतलब फोर्सेस के कई डेफिनेशंस बनती है। लेकिन आज का टॉपिक हमारे पास क्या है कि व्हाट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स एंड व्हाट इज़ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसी बात को हमें समझना है। तो फिजिक्स ने किसको कहा कंजर्वेटिव और किसे कहा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्यों ना हम डायरेक्टली के एग्जांपल लेते हैं, या मैं आपको क्यों ना कहूँ, देखो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन भी तो फोर्स है। तो अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखो कंजर्वेटिव फोर्स की मैं अगर एग्जांपल देता हूं तो कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो भाई, इसके बारे में तो आप लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो हमेशा कहाँ की तरफ लगती है, टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में आप लोगों को आगे पढ़ना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसे हम लोग कहते हैं। क्लास 12th में आप लोगों को पढ़ना है। ये एक फोर्स होती है जो दो चार्ज बॉडीज के बीच में लगती है। ओके, उसे कहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो भाई, आप नोट रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स को क्यों कहा गया है कंजर्वेटिव फोर्स। और जब मैं आप लोगों के सामने एग्जांपल रखूंगा ना, उसके बाद आप लोग कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन करोगे। बात आई समझ। पहले मैं एग्जांपल देता हूं। क्या मैंने एग्जांपल दी कि व्हाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, मीनिंग कि ग्रेविटेशनल फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स क्यों कहा गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स क्यों कहा गया है। उसके लिए मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूं। सुनो इधर देखो, अगर आपके पास यहां पर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से है और ये ऑब्जेक्ट यहां पर है ऑन द सरफेस, ये हमारे पास कहां पे रखा, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ रखा, और अगर इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है m, तो बताओ नीचे की तरफ इसको कितना वेट लगेगा। आप कहेगा सर इसको नीचे की तरफ फोर्स लगती है mg। वेट का फॉर्मूला होता है ना, मतलब वेट एक फोर्स होती है जो कहां की तरफ लगती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन लगती है। अगर हमने अर्थ के सरफेस पर रखा इस ऑब्जेक्ट्स को तो इसको डाउनवर्ड की तरफ फोर्स लगेगी। ओके, अब अगर मुझे देखो, मैंने इस ऑब्जेक्ट्स को रखा है कहां पर, लोकेशन ए पे रखा है इस ऑब्जेक्ट को, और अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को कहां पर लेना चाहता हूं, इस हाइट पर लेना चाहता हूं, मतलब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां पर लेना चाहता हूं, यहां पे। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लेना चाहता हूं तो मुझे इसको क्या लगानी पड़ेगी। आप कहोगे सर आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, और फोर्स लगाने के बाद क्या करना पड़ेगा, इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पर क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसी वर्क डन की वजह से हम इस ऑब्जेक्ट को कहां पर ले सकते हैं। आप कहोगे सर इस ऑब्जेक्ट को हम लेंगे कहां पर, पॉइंट नंबर बी पे ले सकते हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर हमें इस ऑब्जेक्ट पर वर्क डन करना है तो मुझे इसको फोर्स लगाकर क्या करना है, डिस्प्लेस करना है कि नहीं। शाबाश, बोलो, समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हाँ, अब अगर मुझे इसको ए से बी लेना है तो बताओ अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी कि ये यहां से लेकर, मतलब कितनी हाइट पर लूंगा मैं इसको, एट ए हाइट h, मतलब इतना मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा। कितना करूंगा डिस्प्लेस, h डिस्प्लेस करूंगा मैं। फिर जाकर ये ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, a से लेकर b की तरफ जाएगा। अब मुझे बताओ कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और इसको ये समझो, मेरा हाथ जो है ना, ये अर्थ समझो। अगर इसको अर्थ नीचे की तरफ फोर्स लगाती है 10 न्यूटन, नीचे की तरफ फोर्स लगाती है कितना, 10 न्यूटन, तो मुझे ऊपर उठाने के लिए कितनी लगानी पड़ेगी, 9? नो, 9 तो कम पड़ेगी, मुझे 10 के बराबर ही लगानी पड़ेगी, या तो 10 से ज्यादा। तब जाकर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से क्या करूंगा, उठाऊंगा ऊपर। तो आपने कहा कि सर अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाना है ना, फोर्स लगानी है, तो इसको कम से कम उतनी ही फोर्स लगानी है जितना इसको नीचे की तरफ लगती है फोर्स। तो बताओ नीचे की तरफ कितनी फोर्स लगती है, mg। तो मैं लिखूंगा इसकी जगह mg, फोर्स की जगह लिखा मैंने mg। अब बताओ मैंने डिस्प्लेस कितना करना है, मैंने आपको कैसा डिस्प्लेस करना है आप लोगों को, कितना, h। फिर जाके ये कहां जाएगा, अगेंस्ट ग्रेविटी कहां जाएगा, पॉइंट नंबर बी पर जाएगा। तो जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां से लेकर यहां तक लिया,
इस रास्ते से लिया मैंने, बिल्कुल स्ट्रेट रास्ते से लिया मैंने इसको ऊपर, तो मैंने कितना काम किया इस पर? आपने कहा सर W इज इक्वल टू मतलब mgh आपने इस पर काम किया जब आपने इस ऑब्जेक्ट को कहां से कहां लिया? A से लेकर B तक लिया। ओके, उसके बाद अब अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को यहां से लेकर यहां तक लूंगा, लेकिन मैं रास्ता थोड़ा चेंज करूंगा, बात आई समझ? तो बताओ, मैंने ये वर्क डन मैंने कहां से कहां किया? ये वर्क डन मैंने किया जब मैंने ऑब्जेक्ट्स को कहां से कहां लिया? सीधा मैंने कहां से कहां? बोलो, ए से बी स्ट्रेट रास्ते से लिया। और कितना काम करना पड़ा मुझे? अगेंस्ट ग्रेविटी मुझे कितना काम करना पड़ा? ऊपर आपने कहा सर mgh आपको काम करना पड़ा जब आपने ए से लेकर बी तक ऑब्जेक्ट्स को लिया इस स्ट्रेट रास्ते से। अब मैं क्या करूंगा? ध्यान रखना, शाबाश। अब मैं क्या करूंगा? मैं इसी ऑब्जेक्ट्स को सेम हाइट पर लूंगा, लेकिन मैं थोड़ा रास्ता चेंज करूंगा। और वो रास्ता मैं कहां से कहां चेंज करूंगा? इसके लिए मैं आपको यहां पर बताता हूं। यहां पर बोलूंगा मैं, यहां पर क्यों ना हम दूसरी डायग्राम बनाएंगे, लेकिन याद रखो सेम हाइट पर लेना है। लेकिन अब मैं क्या करूंगा? मैं थोड़ा रास्ता क्या करूंगा? चेंज करूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? मैंने यहां पर लिया, यही वाला ऑब्जेक्ट रखा मैंने यहां पर, और इसको नीचे की तरफ कितनी फोर्स लगती है? आपने कहा सर अगर इसका मास है m तो इसको नीचे की तरफ वेट लगता है mg। तो मुझे इसको कहां से कहां लेना है? बिल्कुल इसी हाइट पर लेना है मुझे। इस ऑब्जेक्ट को यहां से लेकर यहां तक लेना है मुझे, इसी ऑब्जेक्ट को सेम हाइट पर लेना है। लेकिन मैं अब रास्ता क्या करूंगा? मैंने ये वाला रास्ता अपनाया। मैंने ये वाला रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि पहले लिया मैंने इसको यहां तक, उसके बाद लिया मैंने इसको यहां तक, उसके बाद लिया मैंने इसको यहां तक, रखो इधर तक। हाँ, लेकिन हाइट क्या है? बिल्कुल सेम है। यहां पर लिया मैंने। अब रास्ता पहले मैं गया था स्ट्रेट, अब मैं थोड़ा ऐसे 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 गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखेंगे अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा और ये हाइट तो बिल्कुल उतनी ही है जितना यहां थी। कितनी? बिल्कुल हाइट h है। लेकिन अब मैंने थोड़ा रास्ता क्या किया? पहले गया मैं यहां से यहां, उसके बाद गया मैं यहां से यहां, उसके बाद मैं गया यहां से यहां। तो मैंने रास्ता चेंज किया। मैंने पहले इसको ऐसे लिया, मैंने इसको ऐसे लिया। तो देखेंगे मुझे कितना काम करना पड़ेगा इस रास्ते से। ओके, अगेंस्ट ग्रेविटी। तो इसका मतलब मुझे पहले जाना है कहां से कहां? मुझे पहले जाना है ए से लेकर बी, रखो ये पॉइंट बिल्कुल बी, क्योंकि यही पॉइंट है यहां पर ए से बी। मुझे पहले जाना पड़ेगा ए से पी, उसके बाद पी से क्यू, उसके बाद क्यू से बी। तो पहले हम देखेंगे मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को कहां से कहां लेने में, कहां से कहां? ए से लेकर P तक लेने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बताओ इसको नीचे की तरफ कितनी फोर्स लगती है? आपने कहा सर mg। बताओ यहां से लेकर यहां तक मैं कितना गया ऊपर? मैंने कहा सर ये हाइट रखी मैंने कितनी? h1। तो मैंने इसका नाम रखा कितना? h1। ओके, तो ये मुझे वर्क डन करना पड़ा कहां से कहां? अगेंस्ट ग्रेविटी ए बी। तो मैंने कितना किया? mgh1। ओके, उसके बाद मुझे जाना है कहां से कहां? P से लेकर Q तक। समझना बात को। सिमिलरली वर्क डन फ्रॉम P टू Q इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। समझना बात को। देखो इधर मुझे कहां से कहां जाना है? ए से पी, उसके बाद कहां से कहां गया मैं? पी से क्यू। इस टाइम मुझे वर्क डन करना पड़ेगा कहां से कहां? कि पी से क्यू। अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट्स को यहां से यहां लूंगा तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? देखो इधर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम अगेंस्ट ग्रेविटी बात करते हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी बात करते हैं। तो मुझे बताओ जब मैं यहां से यहां गया, देखो इधर मैंने ये मार्कर यहां पे रखा P पर, उसके बाद रखा मैंने कहां पर? Q पर। क्या मैंने हाइट अटेन की? पहले था ऑब्जेक्ट कहां पर? P पर। मैंने इसको ऊपर नहीं लिया, मैंने इसको आगे लिया। mgh है ना, अगेंस्ट ग्रेविटी हम बात करते हैं। क्या मैंने ऑब्जेक्ट्स को ऊपर लिया? आंसर है नो। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी कितना है?
क्योंकि यार डिस्प्लेस तो मैं तो कह रहा हूं अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहा हूं मैं वर्क डन। तो अगर मैं इसको ऊपर लूंगा तो ग्रेविटी के अगेंस्ट किया ना मैंने काम, लेकिन मैंने इसको कहां लिया, स्ट्रेट लिया आगे। या अगर आप इसको दूसरी भाषा में समझोगे वो बात भी समझ सकते हो। देखो आपको पता है फॉर्मूला W इज इक्वल टू FS, समझना भाई, कॉस ऑफ थीटा। हाँ समझना, देखो फोर्स तो लगानी ही पड़ेगी मुझे, इसको यहां से यहाँ कुछ भी फोर्स लगानी पड़ेगी। मैंने रखा फोर्स लगाई मैंने इतने। अब मुझे बताओ फोर्स कहां लगती है, ग्रेविटी। बताओ ग्रेविटी लग रही है नीचे की ओर, डिस्प्लेस हो रहा हूं मैं कहां, P से Q आगे की ओर। कितना एंगल बनता है 90। तो जब मैं यहां पर cos 90 रखूंगा ना तो cos 90 होता है कितना, 0। तो जब मैं यहां से लेकर यहां तक गया, ग्रेविटी लगती है कहां की ओर, नीचे की ओर। डिस्प्लेस कर रहा हूं मैं इसको आगे की ओर, तो यहां पर 90 का एंगल बनता है। इसलिए P से लेकर Q तक जो मैंने वर्क डन किया ना, वो मैंने कितना किया, 0 वर्क डन किया मैंने P से लेकर Q तक। ओके, बात को समझना। यहां पर आप या तो मतलब ये वाला कंसेप्ट लगाकर भी आप इसको 0 समझ सकते हो, या आप इसको ये वाला फॉर्मूला कौन सा, बाय mgh, क्योंकि हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट हम लोग इस टाइम समझ रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स ने ग्रेविटी को कहा कौन सी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। और वही बता रहा हूं मैं कि इसको कंजर्वेटिव फोर्स क्यों कहा। अभी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई, अभी हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। अभी मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं कि जब हम ऑब्जेक्ट्स को A से B लेकर जा रहे थे तो पहले गया मैं स्ट्रेट, उसके बाद मैंने थोड़ा रास्ता अपनाया, लेकिन सेम हाइट पर जा रहा हूं मैं। समझना बात को। हाँ, तो जब मैं यहां से यहां गया तो 0 हमारा वर्क डन है। तो ठीक, ये बात बिल्कुल सही है। तो अब चलो आप सिमिलरली वर्क डन कहां से कहां बोलो, P से। वर्क डन कहां से, सॉरी P नहीं बल्कि Q से B। शाबाश, होप आप लोग ये बात समझ रहे हो। बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ अगर यहां पर यही ऑब्जेक्ट लिया मैंने, कितना मास है इसका, m, नीचे की तरफ कितनी फोर्स लगती है, mg। तो ऊपर उठाने के लिए भी कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी आपको, नहीं सर, mg। अब डिस्प्लेस मैंने किया अगेंस्ट ग्रेविटी किया ना मैंने, ऊपर गया हूं मैं अगेंस्ट ग्रेविटी। तो अगर मैं इस हाइट को रखता हूं h2, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है यहां पर, h2। तो वर्क डन फ्रॉम Q से B इज इक्वल टू कितना, mgh2। अब आप, शाबाश, टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट होने जा रहा है। तो जब आप लोगों ने वर्क डन किया यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, A से लेकर P तक आपने इतना काम किया। हाँ, P से लेकर Q तक आपने इतना काम किया, और Q से लेकर B तक आपने इतना काम किया। तो मैं आपसे पूछूंगा टोटल वर्क डन आपने कितना किया जब आपने ऑब्जेक्ट्स को यहां से लेकर यहां तक लिया, बल्कि सेम हाइट है। तो टोटल वर्क डन के लिए मैं क्या करूंगा, इस वर्क को क्या करूंगा, इसको सम करूंगा। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, वर्क डन फ्रॉम A से B कितना है भाई, A से P आपने कहा सर mgh1। हाँ, P से Q कितना है, 0। और Q से लेकर B तक कितना है, आपने कहा सर mgh2। तो Q नाम में देखो यहां भी mg है, यहां भी mg है, तो मैंने mg को कॉमन निकाला, यहां पर बचा h1 प्लस h2। h1, हाँ समझना भाई, h1 प्लस h2, ये है h2 और ये है h1। तो ये टोटल किसके बराबर आएगा, h के बराबर आ जाएगा। तो मैंने कितना काम किया, mgh। सुनो अब कंसेप्ट, जब मैं इस रास्ते से गया तब भी मैंने काम किया mgh, और जब मैं इस रास्ते से गया A से B तब भी मैंने कितना काम किया, mgh। मतलब क्या है अब, कि ग्रेविटेशनल फोर्स को इसलिए कहा गया है कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी जो भी हम रास्ता अपनाते हैं, जब हम वर्क डन करते हैं, उसका वर्क डन हर रास्ते से क्या होता है, कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है। यहां से गया मैं A से B तब भी mgh, यहां से गया मैं तब भी कितना, mgh। तो आप किसी भी रास्ते से जाओ, लेकिन अगेंस्ट ग्रेविटी अगर आप वर्क डन करोगे, चाहे आप ऐसे जाओ A से B, चाहे आप स्ट्रेट जाओ, चाहे आप ऐसे जाओ, जिस रास्ते से भी आप जाओगे,
हर रास्ते से आप लोगों का वर्क डन क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, कंजर्व आ जाएगा। तो इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को कहा गया है कंजर्वेटिव फोर्स। क्यों? क्योंकि जिस रास्ते से हम अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क डन करेंगे, हर रास्ते से वर्क डन क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को कहा गया है कौन सी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, अगर हम अगेंस्ट ग्रेविटी काम करते हैं, किसी भी रास्ते से अगर हम जाएंगे, तो हर रास्ते से जो हम वर्क डन करेंगे, हर रास्ते से वर्क डन क्या आएगा, बोलो, कांस्टेंट आ जाएगा। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को कहा गया है कौन सी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कौन सी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। होप यहां तक आप लोगों को यह बात समझ में आ चुकी होगी। मतलब क्या है, अब कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। मतलब किसी भी रास्ते से आप जाओ, आपका वर्क डन क्या आएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जिसके अगेंस्ट हम वर्क डन करते हैं और उसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। मतलब आप कहां से कहां जा रहे हो, बात आई समझ, किस रास्ते से जा रहे हो, इट डजंट मैटर। ओके, तो कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जिसके अगेंस्ट हम वर्क डन करते हैं, तो उसका वर्क डन हर रास्ते से क्या आता है, सेम आता है। कंजर्वेटिव फोर्स only and only depends upon initial position and final position, and conservative force does not depends upon path followed. Okay, चलो अब हम समझते हैं what is non conservative force। अब non conservative force क्या होता है, इस चीज को भी हम अब समझते हैं। ओके, डस्टर कहां गया, देखो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है ये बहुत ही मतलब छोटा सा है, इसमें इतना नहीं समझना है। देखो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अब इसके उलट होगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बेशक टॉपिक मतलब लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, लेकिन इसको समझना है। देखो भाई, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं, आपको पता है कि इसी के अपोजिट होगा, मतलब ऐसी फोर्स जो पाथ पर डिपेंड करती है। पता ही समझ, सुनो देखो इधर समझना बात को, आपने पढ़ा है, देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल है कौन सी फोर्स, फ्रिक्शन। और आप लोगों को पता है फ्रिक्शन क्या होता है, ये एक अपोजिंग फोर्स होती है जो हमेशा मोशन के अपोजिट होती है। मतलब अगर मैं इस मार्कर को वहां की तरफ धकेल रहा हूं तो फ्रिक्शन कहां की लगती है, पीछे की तरफ। और अगर मैं इसको आगे मतलब अगर हम आगे चलते हैं तो फ्रिक्शन कहां लगती है, पीछे। और अगर हम पीछे जाएंगे फ्रिक्शन कहां लगेगी, आगे। मतलब फ्रिक्शन की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, फ्रिक्शन हमेशा किसके अपोजिट लगती है, मोशन के अपोजिट लगती है। ओके, चलो आप देखेंगे, आप गए कहां से कहां, मिसाल के तौर पर ये रहा हमारे पास ऑब्जेक्ट ए और ये रहा ऑब्जेक्ट बी। ओके, मतलब सॉरी, ये रहा लोकेशन ए, ये रहा लोकेशन बी, और आप ए से लेकर बी तक इस ऑब्जेक्ट्स को लेकर गए। तो आपने कितना वर्क डन किया, आपने कहा सर F इज इक्वल टू, सॉरी वर्क डन का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू FS। समझना बात को, देखो इधर फोर्स, देखो इधर एक चीज डिस्प्लेस कर रहा हूं मैं इस ऑब्जेक्ट्स को, मैं वहां की तरफ धकेल रहा हूं, वहां की तरफ। तो बताओ फ्रिक्शन कहां की तरफ लगती है, पीछे की तरफ लगेगी, फ्रिक्शन लगेगी नहीं लगेगी, यस। तो फोर्स मुझे कितनी लगानी पड़ेगी, देखो समझना, फोर्स मुझे लगानी पड़े, देखो इस ऑब्जेक्ट्स को मुझे आगे निकालने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, जितना इसको फ्रिक्शन लगेगी। देखो अगर इस ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन लगती है पीछे की तरफ 10 न्यूटन, तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को आगे निकालने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, 10 न्यूटन। मतलब जो मैं यहां पर फोर्स लगाऊंगा ना, वो किसके बराबर होगी, फ्रिक्शन के बराबर होगी, मतलब फ्रिक्शन के बराबर ही ऑलमोस्ट होगी। तो ध्यान रखो इधर एक चीज, यहां हम इस बात को ऐसे समझते हैं, ध्यान रखो भाई, शाबाश सारे बच्चे ध्यान रखना। W इज इक्वल टू F डॉट S, वर्क डन के फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक काम करते हैं, आपने इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लेना है, और यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, मैंने कहा 5 मीटर। कितना है, 5 मीटर है। अब मुझे बताओ,
अगर मैं इस ऑब्जेक्ट्स को ए से लेकर बी तक ले रहा हूं, मैं कितना डिस्प्लेस किया मैंने, 5 मीटर डिस्प्लेस किया मैंने। और जब मैंने यहां से इसको डिस्प्लेस किया, मैंने इमेजिन किया कि फ्रिक्शन यहां पर लगती है कितनी, 10 न्यूटन। तो बताओ मुझे कितना काम करना पड़ेगा। आपने कहा था फ्रिक्शन लगती है 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, बोलो 5। तो सर आपको काम करना पड़ेगा 50 जूल, आपको काम करना पड़ेगा जब आप इस रास्ते से जाओगे। कहां से कहां जाओगे, स्ट्रेट रास्ते जाओगे ए से बी। लेकिन अब मैं कहूंगा कि आप लोगों को यही वाला ऑब्जेक्ट लेना है, कहां से कहां, ए से बी, लेकिन इस रास्ते से, इस रास्ते से। अब मुझे बताओ एक चीज भाई, अगर ये 5 मीटर है तो ये भी कितना होगा, ये भी होगा 5 मीटर। अगर यहां से लेकर यहां तक 4 मीटर है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो यहां से यहां भी कितना है, 4 मीटर है ना। ये एक रेक्टेंगल बने यहाँ पर, तो जिसमें हर एक साइड अपोजिट साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो ये इसके अपोजिट है 5 मीटर, ये इसके अपोजिट है 4 मीटर। हाँ, अब मुझे बताओ कि आपको जाना है ए से बी, लेकिन इस रास्ते से जाना है। अब मुझे बताओ आप कि अगर आप इस रास्ते से जाओगे, इस ऑब्जेक्ट को लेकर बी पर, तो आपको कितना काम करना पड़ेगा। अब आपने यहाँ पर देखा सर, यहाँ का वर्क डन तो अलग आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया। जितना रास्ता से आप चलोगे, जितना रास्ता आप यहां से चलोगे चलोगे चलोगे, आगे आगे चलोगे, तो हर जगह क्या लगेगी, फ्रिक्शन लगेगी। तो मुझे बताओ, अगर यहां से लेकर यहां तक फ्रिक्शन लग रही थी 10 न्यूटन, इस छोटे से रास्ते में लगती थी 10 न्यूटन, तो इस लंबे से रास्ते में भी क्या 10 लगेगी, आंसर है नो। जितना हम चलेंगे उतनी ज्यादा हम फ्रिक्शन से को क्या करेंगे, अपोज करते जाएंगे। तो याद रखो, अगर आप इस रास्ते से जाओगे तो आप लोग टोटल डिस्प्लेस हुए हो कितना, देखो इधर 5 9 10 11 12 13 आप लोग डिस्प्लेस हुए हो। और मिसाल के तौर पर यहां से यहां फ्रिक्शन लग रही थी, यहां से यहां फ्रिक्शन लगेगी, यहां से यहां फ्रिक्शन लगेगी, लेकिन वो 10 से भी क्या होगी, ज्यादा ही होगी। तो जब आप 10 से ज्यादा यहां फ्रिक्शन लगोगे, मैंने लिखा 20, तो जब आप इसको यहां पर करोगे मल्टीप्लाई, तो आपको कितना आ जाएगा, 260 जूल आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखो, जब आप इस रास्ते से गए तो आपको काम करना पड़ेगा 260 जूल, और अगर आप इस रास्ते से गए तो आपको काम कितना पड़ेगा, 50 जूल का आपको काम करना पड़ेगा अगेंस्ट फ्रिक्शन, अगेंस्ट फ्रिक्शन। आपने समझा कि सर आपको कैसे पता चला कि फ्रिक्शन यहाँ 10 लगी, ये हमने सपोज किया। भाई अगर आप इस रास्ते से जाओगे तो फ्रिक्शन लगी 10, मिसाल या एग्जांपल दिया मैंने। लेकिन अगर आप इस रास्ते से जाओगे कि 10 ही होगी, नो 10 नहीं होगी, 10 से ज्यादा होगी। आपको कैसा 10 से ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि रास्ता लंबा है। जितना आप चलोगे डिस्प्लेस उतना हो जाओगे, और जितना डिस्प्लेस हो जाएगा उतने आपको फ्रिक्शन से क्या करना है, मुकाबला करना है। बात आई समझ। तो अगर हम इस रास्ते से गए तो आपको काम करना कितना पड़ा, 50 जूल। और अगर आप इस रास्ते से जाओगे, इस ऑब्जेक्ट को ए से लेकर बी तक, आपको कितना काम करना पड़ेगा, 260 जूल। क्या वर्क डन सेम है, नो। इसलिए फ्रिक्शन को कहा गया है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों, क्योंकि अगर हम अगेंस्ट फ्रिक्शन किसी ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेते हैं, तो उसका वर्क डन हर रास्ते से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बल्कि कांस्टेंट नहीं, नॉन कंजर्व, मतलब कांस्टेंट नहीं रहता है। इस रास्ते से जाओगे तो वर्क डन अलग, इस रास्ते से जाओगे तो वर्क डन अलग। इसलिए फ्रिक्शन को कहा गया है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि एक ऐसी, मतलब फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है, अगर हम इसके अगेंस्ट वर्क डन करते हैं तो इसका वर्क डन हर रास्ते से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बल्कि अगर आप यहां से यहां जाओगे तो 50 जूल, यहां से यहां जाओगे तो 50 जूल। इसलिए फ्रिक्शन को कहा गया है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन के अगेंस्ट अगर हम कोई भी वर्क डन करते हैं तो इसका वर्क डन कांस्टेंट नहीं रहता है, इसका वर्क डन चेंज हो जाता है, हर रास्ते से चेंज हो जाता है। इसलिए हमने फ्रिक्शन को कहा गया है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और इसके जो नोट्स आप लोग बनाओगे ना, वो आप यहीं पर बनाओगे। बात आई समझ। और डेफिनेशन में आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगा, लेकिन नोट्स आप यहीं से बनाओगे। बात आई समझ। होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। बाकी का लेक्चर हम कल पढ़ते हैं।